तो लास्ट क्लास में एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ये चीज़ हम लोग किए थे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। बेसिक्स ऑफ मैग्नेट्रॉन था, ये हाई पावर बीम जनरेट करता है और फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक, 0.6 to 30 गीगाहर्ट्ज तक। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फिक्स हो जाता है बेस्ड ऑन कैविटी कंस्ट्रक्शन। कैविटी का डायमेंशन जो है उसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। ये था इंटरनल स्ट्रक्चर मैग्नेट्रॉन का, जिसमें कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये है कैथोड और ये जो सर्कुलर दिख रहा है ये है एनोड, जिसको कि हम लोग कैविटी बोल रहे हैं। कैथोड से पावर सप्लाई जुड़ा हुआ है जिसमें कि हम लोग डीसी सप्लाई दिए हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सके। यहाँ से हम लोग आरएफ इनपुट दिए हैं, ठीक है। ये जो कैविटीज है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, ये कैथोड जो है वो जब हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कैथोड से एनोड के टुवर्ड्स जाता है। मैग्नेट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखे, अभी हम लोग क्या अज्यूम किए कि जो आरएफ इनपुट है वो किस तरीके से एक्साइट कर रहा है, 180 डिग्री फेज में। तो आगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोड्स, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो माइनस और प्लस माइनस प्लस ये जो किए हैं कि सारे कैविटीज जो है आपस में आउट ऑफ फेज हैं, वो पाई मोड है। इसको पाई मोड कहते हैं। पाई मतलब 180, तो ये पाई मोड है। मतलब जब मेरा मैग्नेट्रॉन पाई मोड में काम करेगा तब कुछ ऐसा होगा कि अगर एक कैविटी नेगेटिव है तो दूसरे वाले में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो फेज शिफ्ट है, फेज डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि पाई मोड में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेट्रॉन का, तो इसीलिए हम लोग मैग्नेट्रॉन जब पढ़ते हैं तो पाई मोड ही कंसिडर करके पढ़ते हैं। पाई मोड मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज है, रिलेटिव फेज, उसके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस है या फेज डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख लिए, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव की तरफ जाता है। तो आरएफ इनपुट अगर ये वाले कैविटी को पॉजिटिव वे में एक्साइट कर रहा है तो इसके बगल वाला नेगेटिव होगा, इसके बगल वाला पॉजिटिव होगा। इस तरह से ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। सिमिलर वे में लाइंस भी है, कोई प्लस से माइनस जाएगा, इधर ये प्लस से माइनस जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, इस प्लेन के बाहर, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक इधर जा रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके प्लेन के बाहर, समझो तुम्हारे कॉपी के पेज के बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाता है कैथोड से एनोड तक वो भी उसका क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो अगर इसको टॉप व्यू हम लोग समझ रहे थे तो ये हमारा सर्कुलर कैविटी है जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है, ये कैथोड है। और ये जो बीच का स्पेस है उसको इंटरैक्शन चैम्बर बोलते हैं। इंटरैक्शन चैम्बर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी और आरएफ इनपुट सब इंटरैक्ट करें। आरएफ इनपुट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, तभी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम ज़्यादा ये सब होता है। तो 3 केस अब हम लोग लिए थे, एक जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड 0 था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा, मतलब ये आरएफ इनपुट 0 रहेगा, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब 0 है इसका मतलब कोई आरएफ इनपुट नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी फोर्स, जो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, वो वाला फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वही वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन को टिल्ट करता था, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा जब H फील्ड 0 है। जब हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आरएफ इनपुट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, लिटिल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था सीधे सीधी, इस टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। लेकिन जब वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ जो आरएफ इनपुट दे रहे हैं हम लोग वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई, तब क्या होगा, आरएफ इनपुट का अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होगा वो एनोड तक नहीं जाएगा, वो सीधे क्या होगा, एमिट होगा और इतना ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ वो टर्न लेगा कि वापस से कैथोड पर आ जाएगा। इसी में एक वोल्टेज होता है हल कट ऑफ वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या होता है, जब हाई आरएफ इनपुट हम लोग देते हैं तो कैथोड पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनोड, ये जो एनोड प्लेट और एनोड है इसको जस्ट छू करके और वापस से कैथोड पे आ जाता है, वो एनोड तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसे वोल्टेज को, वो वोल्टेज जिसमें ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकले और एनोड को जस्ट छू के आ जाए या गेज करके आ जाए, उसको कहते हैं हल कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन यहाँ पे किस कारण से हुआ था,
हम लोगों का RF इनपुट अगर ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम रहेगा। इंटरनल सर्किट हम लोग इसको L और C, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैविटी के डायमेंशन पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, तो वो भी हम लोग देख लिए थे कि कैविटी का डायमेंशन क्या है। अगर ये रेडियस है तो ये कैविटी को हम लोग L और C के कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। तो ये जो गैप यहाँ पे दिखा रहा है ये कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है, और ये जो सर्कुलर लूप जैसा है वो इंडक्टर की तरह एक्ट करता है। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि L और C कनेक्टेड है, तो L प्रोवाइड करता है j ओमेगा L रिएक्टेंस, C प्रोवाइड करता है 1/j ओमेगा C रिएक्टेंस। तो जब रेजोनेंस का जब डेफिनेशन देखोगे तो रेजोनेंस का डेफिनेशन है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडक्टर इक्वल टू रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर। तो ये इंडक्टर के कारण हो रहा है, ये कैपेसिटर के कारण हो रहा है, तो दोनों को जब इक्वेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, तो यहाँ से अगर L और C का वैल्यू दिया है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अगर कैविटी डायमेंशन में L और C दिया हुआ है तो वो कौन से ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि ये जो कैविटी है, ये मैग्नेट्रॉन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, ऑसिलेटर है, मतलब सिग्नल जनरेट करेगा, माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट करेगा, तो इस फ्रीक्वेंसी का करेगा। ठीक है, हल कट ऑफ वोल्टेज के बारे में बता दिए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हम लोग कर चुके थे। अब आज जो हम लोग को करना है वो पढ़ना है मोड्स। अब मोड्स क्या होता है, मोड्स मैग्नेट्रॉन में क्या होता है कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो वो तो हम लोग देखे कि एफिशिएंसी ज़्यादा होता है 180 में, ये हम लोग का देखा हुआ है, इसीलिए हम लोग अज्यूम कर लिए शुरू से ही कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। लेकिन मोड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये फाई है, फेज को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो अगर ये फाई रिलेटिव फेज चेंज है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैविटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका। अभी हम लोग देखे फाई क्या था, 180 डिग्री था, प्लस और माइनस हम लोग ऑपोजिट फेज ले रहे थे। 8 कैविटी है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 8 तरीके से। अगर रिलेटिव फेज डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में फेज डिफरेंस जो है फाई है, तो ये फाई को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के टर्म्स में 2πn डिवाइडेड बाय कैपिटल N, जहाँ कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ कैविटी, कितना कैविटी है। हम लोग 8 कैविटी पढ़े तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और स्मॉल n क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 2, कहाँ तक जाएगा, प्लस माइनस n/2 तक। क्यों n/2 तक जाएगा वो देख लेते हैं। फेज 0 से पाई तक चेंज होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाई का पाई हो सकता है, तो उस हिसाब से देखो स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल n की जगह n/2 पुट करके देखो, फाई इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। पाई से ज़्यादा फेज वाला जो रिलेटिव फेज है वो नहीं हो सकता है। तो ये मेरा फॉर्मूला है फेज का। अब अलग अलग फेज को हम लोग मोड्स कहते हैं। ठीक है, फेज मान लो कि जब इफ n इक्वल्स टू 0 है तो फेज क्या हो जाएगा, स्मॉल n 0 रखेंगे तो 2π/n इंटू 0, मतलब 0 डिग्री। अगर n इक्वल्स टू कैपिटल n/2 रखते हैं तो फेज क्या हो जाएगा, 2π ये n/2, ये आ जाएगा पाई। उसी तरीके से कुछ और भी फेज रख के देख सकते हो, n इसको कहते हैं जीरो मोड। तो n के स्मॉल n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फेज मिलेगा, और हर फेज का जो अलग अलग जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे मोड्स, जो n का वैल्यू है। जैसे यहाँ पे स्मॉल n जब 0 लिए तो फेज आया 0 डिग्री, इसीलिए जब भी मेरे मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज 0 होगा तो कहेंगे वो 0 मोड में है। जब भी मेरे मैग्नेट्रॉन में फेज पाई आएगा, फेज पाई कब आएगा, जब स्मॉल n का वैल्यू n/2 रहेगा, इसको कहेंगे पाई मोड। ठीक है, तो टोटल अगर कोई मैग्नेट्रॉन है जिसमें कि n नंबर ऑफ कैविटी है तो उससे रिलेटेड कितना मोड्स हो सकता है, n/2 मोड्स हो सकता है। तो हमारे पास 8 कैविटी था, तो 8 के लिए हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ मोड्स हो जाएंगे, 4।
ठीक है, तो ये था मोड्स। मोड्स कुछ भी नहीं है, जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वही है। तो स्मॉल n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेज का वैल्यू आएगा, उसी वैल्यू को हम लोग कहेंगे मोड्स। अब मोड्स इसमें बहुत सारा हो सकता है, n इक्वल्स टू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। अगर n इक्वल्स टू 1 रखते हो तब क्या होगा, 2 पाई बाई n। अब मान लो कि n 8 है तो 2 पाई बाई 8 ये हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब 45 डिग्री। तो उस टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैविटी बना रहे थे प्लस और माइनस ऐसे लिख रहे थे वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर एक कैविटी 0 डिग्री पे है तो दूसरा वाला किस पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, 180 पे नहीं होगा। क्लियर है मोड सभी को? ज्यादा कुछ है नहीं है, बस फॉर्मूला है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ n के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये है। ठीक है, तो पाई मोड जो होता है हम लोग देखे हैं, पाई मोड में क्या होगा, दोनों जो कैविटीज हैं, दोनों दो कैविटी के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। पाई मोड हाई एफिशिएंसी देता है और हाई आउटपुट पावर भी देता है, इसीलिए हम लोग जनरली पाई मोड यूज करते हैं। अब एक टर्म आता है इसमें मोड जंपिंग, वो क्या होता है? मोड्स अभी हम लोग देखें, बहुत सारा मोड्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फेज वैल्यू। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मोड के लिए कोई सा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, मान लो मेरा मैग्नेट्रॉन अभी 180 डिग्री पाई मोड में काम कर रहा था, तो उससे रिलेटेड एफ निकल रहा था ना, एफ इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। होता क्या है कि अगर ये पाई मोड पे मैग्नेट्रॉन काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके अगल बगल वाला जो मोड है, मान लो कि हो सकता है इसके बगल वाला मोड 170 हो, वो फॉर्मूला से निकल जाएगा, एन का वैल्यू हम लोग डालेंगे, तो जो भी इसके अगल बगल वाला वैल्यू होगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत नजदीक होता है इसके, दोनों में बहुत ज्यादा कोई वैल्यू, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है वैल्यू में। तो फेज जो है, फेज के अगल बगल वाला या कोई एक पर्टिकुलर मोड है, उस मोड के अगल बगल वाला जो नियर बाय मोड्स जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और जिस मोड में मैग्नेट्रॉन काम कर रहा है अभी उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत आसपास होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो क्या होता है कि मान लो मैग्नेट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर मोड पे, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो क्या होता है, मैग्नेट्रॉन मोड चेंज कर लेता है। ठीक है, एक मोड से दूसरे में, जैसे मान लो रेडियो एफएम वगैरह देखते हो तो 93.5 मान लो एफएम सुन रहे हो, ठीक है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही ना है, 93.5 मेगाहर्ट्ज। तो देखोगे कि अगर 93.8 मेगाहर्ट्ज पे कोई दूसरा सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो तुम सुन रहे हो ये, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ये जंप होकर के कभी इस चैनल पे आ जाएगा, फिर अपने आप जंप होकर के वापस से इस चैनल पे आ जाएगा, तो वो होता है चैनल जंपिंग। वही चीज यहाँ पे होता है। यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए एंटेना कभी ये वाले सिग्नल को ले रहा था, कभी इस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को। सेम चीज यहाँ पे होता है मोड जंपिंग में, जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रम है उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी है, तो पाई मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी रहेगा और पाई मोड के जस्ट पहले वाला जो मोड है उसका जो फ्रीक्वेंसी है आसपास रहता है, इसीलिए मैग्नेट्रॉन में मोड जंपिंग होता है, मतलब मैग्नेट्रॉन का जो मोड है वो जंप होते रहता है, कभी अपने ओरिजिनल वाले में, कभी इसके पहले वाले में या अगल बगल वाले में। ठीक है, तो मोड जंपिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो पाई मोड है मेरा एफिशिएंट है, अगर मोड जंप होगा तब तो मेरे मैग्नेट्रॉन का एफिशिएंसी घट जाएगा, तो हमको मोड जंपिंग के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो लोग क्या करते हैं मोड जंपिंग के लिए, स्ट्रैपिंग करते हैं। ठीक है, मोड जंपिंग के लिए स्ट्रैपिंग करते हैं। स्ट्रैपिंग मतलब ये देखो, ये सारा कैविटी है, ठीक है, ये सारा कैविटी है, ये बीच में कैथोड है, इसमें क्या किए, ये दो लाइन रिंग जैसा दिख रहा होगा, ये दो रिंग होता है, वायर होता है, लेकिन जो बहुत मोटा वाला वायर होता है ना, अर्थिंग वगैरह में जो काम आता है उस टाइप का, बहुत दो मोटा वायर लेते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए कि पाई मोड से मोड जंप नहीं हो, पाई मोड में ही रहे। पाई मोड मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक अगर 0 डिग्री पे है तो दूसरा 180 डिग्री पे रहे, ये दो वायर लगाते हैं। इसमें करते क्या है, वायर को दो रिंग लगा दिए, अभी देखो क्या करना है, हम लोग वायर को सोल्डर कैसे करते हैं,
सोल्डर कैसे करेंगे, ऑल्टरनेट जगह से सोल्डर करेंगे। मान लो कि ये एक कैविटी है, अगर ये वाला जो अंदर वाला रिंग है अगर उसको हम यहाँ से सोल्डर किए, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले पे सोल्डर इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट वाला छोड़ के यहाँ पे सोल्डर करेंगे, ऑल्टरनेट कैविटी पे सोल्डर करेंगे, इस पे नहीं करके यहाँ पे सोल्डर करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि हर ऑल्टरनेट कैविटी एक जैसा हो। अगर ये कैविटी 0 डिग्री पे है तो ये नहीं हो करके ये भी 0 डिग्री पे रहे, ये भी 0 पे रहे, ये 180 पे है तो ये 180 है तो ये भी 180 रहे, इस टाइप का चाहिए। तो जो भी कैविटी हमको एक फेज में चाहिए उसको हम एक रिंग से सोल्डर करेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे, ये आउटर रिंग है, ये वाले कैविटी में अंदर इनर रिंग नहीं हुआ है तो इस वाले को यहाँ पे सोल्डर करेंगे। फिर यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इनर रिंग को हम लोग सोल्डर कर लिए हैं, हमको ये कैविटी अगर 180 था तो अब ये वाला चाहिए, इसको यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से 2 वायर लेकर के हम लोग उसको स्ट्रैप करते हैं, मतलब सोल्डर कर देते हैं। तो सोल्डर करने से क्या होगा, हमेशा ये वाला जो वायर है जिस जिस कैविटी से शॉर्ट सर्किटेड है, जिस जिस से हम लोग सोल्डर किए हैं उसमें अब मोड जंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा एक ही फेज में रहेगा, वायर उसको चेंज ही नहीं होने देगा, क्योंकि सारा कैविटी एक साथ कनेक्टेड हो गया और यहाँ पे भी कनेक्टेड हो गया इनर वाला। तो अगर एक वायर 0 डिग्री प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा वाला 180 डिग्री प्रोवाइड करेगा। तो हर कैविटी हमेशा 0 और 180 0 180 पे रहेगा। तो जो मेरा पाई मोड है वो बना रहेगा, मोड जंपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोड जंपिंग को हम लोग रोकते हैं स्ट्रैपिंग के लिए, स्ट्रैपिंग के थ्रू, इसको कहते हैं स्ट्रैपिंग। ये जो 2 मोटा सा वायर है, हैवी वायर, उसके सहायता से हम लोग स्ट्रैपिंग करके और मोड जंपिंग को रोक करके हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि मेरा जो मैग्नेट्रॉन है वो पाई मोड में काम करे, हम लोगों को हाई एफिशिएंसी दे। क्लियर है? तो मैग्नेट्रॉन हम लोगों का ओवर हो गया है। इसी के साथ मॉड्यूल 1 जो हमारा था वो भी पूरा हो गया है, माइक्रोवेव ट्यूब्स। तो कोई प्रॉब्लम है? अभी 2-4 मिनट है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो। तो अभी क्या है, एक एग्जांपल लो, मान लेते हैं मेरे पास 8 कैविटीज है, n = 8। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई n बाय 8, मतलब पाई बाय 4 इंटू n। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फेज, मतलब फाई = पाई बाय 4 इंटू n। और n का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि 0 ± 1 से लेकर के ±n/2 तक जाता है। इसका मतलब कि n का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये n/2 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि n हमारा है 8। तो ये होगा 0 ± 1 ±2 ±3 ±4। अब एक एक करके अगर n का वैल्यू इसमें पुट करें तो जब n 0 होगा, फेज 0 होगा तो 0 आएगा। जब n 1 पुट कर रहे हैं तब क्या होगा, पाई मेरा आएगा पाई बाय 4। जब n 2 पुट कर रहे हैं तब क्या होगा, ये आएगा पाई बाय 2। जब n 3 पुट किए तो आ जाएगा 3 पाई बाय 4, और जब n 4 पुट किए हैं तो आएगा 4 पाई बाय 4, मतलब कि पाई। तो मेरे पास कौन कौन सा फेज हो गया, 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और पाई। ये मोड्स हुआ। अब ये जो 0 वाला मोड है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होता है तो कोई सिग्नल नहीं जनरेट होगा। तो टोटल 4 मोड्स हुआ। यही हम लोग पढ़े हैं कि कैपिटल N नंबर अगर है, जितना जो भी नंबर ऑफ कैविटीज है, n/2 नंबर ऑफ मोड्स जनरेट होगा। तो अगर 8 कैविटी है हमारा मैग्नेट्रॉन तो 4 मोड्स जनरेट होगा, तो यही 4 मोड्स जनरेट होता है। तो अगर मैग्नेट्रॉन पाई में काम कर रहा है अभी तो क्या होगा, मोड जंप होकर के 3 पाई बाय 4 में आ सकता है, क्योंकि पाई में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो बहुत क्लोज होता है 3 पाई बाय 4 के। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मोड जंपिंग, मतलब आपस में मोड जंप कर सकता है, 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में आ सकता है। तो मोड जंप होगा तो क्या होगा, जो फेज डिफरेंस है पाई वो चेंज हो जाएगा। और हम लोग देखें कि एफिशिएंसी जो है वो पाई में ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मोड पाई मोड से चेंज होकर के किसी भी और मोड में जाए। ठीक है, तो ये था पूरा समरी मोड जंपिंग का। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल 1 ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो वो देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।